नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वे क्लासेस पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एम्पियर्स परिपथीय नियम के बारे में, एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो दोस्तों, इस नियम को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक देखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो क्या है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो गाउस का नियम होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए जो गाउस का नियम होता है, उसी तरह से ये जो एम्पियर नियम है ये भी उसी तरह से। वहाँ पर क्या करते हैं हम, गाउस के नियम के अंदर एक क्लोज सरफेस लेते हैं, फिर गाउस का नियम लगाते हैं। गाउस का नियम E डॉट डी एल इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। गाउस का नियम क्या था, गाउस का नियम हम लगाते हैं E डॉट डी एल इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी गाउस के नियम में क्या करते हैं, वहाँ पर एक क्लोज सरफेस ली जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परिपथ लेंगे हम, क्लोज लूप, और उसके अंदर देखेंगे कि एम्पियर का नियम क्या है। तो चलो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो जो एम्पियर का नियम है ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए काम में लिया जाता है। कोई भी हमें कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए होंगे अलग अलग, जैसे कोई भी एक परिनालिका है, टोरॉइड है, कोई एक अनंत लंबाई का एक तार दिया हुआ है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो सब फाइंड आउट करने के लिए एम्पियर का नियम है वो काम में लिया जाता है। अब देखें एम्पियर का नियम क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि एम्पियर का नियम बोलता है कि एम्पियर के नियम अनुसार किसी बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध धाराओं के बीजगणितीय योग तथा म्यू नॉट के गुणनफल के तुल्य होता है। यहाँ पर ये जो म्यू नॉट है ना, ये निर्वात की चुंबकशीलता है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर के नियम अनुसार किसी बंद पथ पर, सबसे पहले एम्पियर का नियम लगाने से पहले में क्या लेना होगा, एक बंद पथ। बंद पथ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है मैग्नेटिक फील्ड B है उसका रेखीय समाकलन B वेक्टर डॉट dl किसी क्लोज कर्व के अंदर, बंद परिपथ के अंदर जो B डॉट dl है वो क्या होता है, वो धाराओं के बीजगणितीय योग और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई इनक्लोज्ड। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसको ऐसे समझो, जैसे हमने एक लूप ले लिया, ये कोई लूप है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, जैसे ये मैंने मान लिया ऐसे करंट है वो फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया I1, इसको मैंने बोल दिया इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको I2, इसको मैंने बोल दिया I3। ये करंट है, इसकी डायरेक्शन मैंने नीचे की तरफ ले ली I4, ये भी मैंने नीचे की तरफ ले ली I5। तो एम्पियर का नियम क्या बोलता है कि जो B डॉट dl है ना, जो बंद परिपथ लिया हमने, उसके अनुदिश मैग्नेटिक फील्ड का रेखीय समाकलन है B डॉट dl करेंगे, वो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, जो टोटल करंट है ना, इस लूप से करंट कितना पास हो रहा है टोटल, वो करंट है समेशन ऑफ आई इनक्लोज्ड। तो यहाँ पर यदि हम ऊपर जाने वाले करंट को पॉजिटिव लें और जो नीचे जा रहा है उसको नेगेटिव लें, तो यहाँ से जो समेशन आई है ना वो क्या होगा, वो देखो, तो समेशन आई इनक्लोज्ड इक्वल टू ये हो जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं मैंने पॉजिटिव ले लिया, और जो नीचे जा रहे हैं उनको नेगेटिव, I4 I5। ये टोटल करंट हो गया। तो B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। समेशन आई क्या है, ये इसके अंदर से टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है, बीजगणितीय योग, मतलब उसको डायरेक्ट हमें ऐड करना है, डायरेक्शन, जैसे ऊपर जाने वाले डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव, तो ये हो गया। अब यदि हमने जो लूप लिया है, इस लूप को हम बोलते हैं एम्पियर लूप, एम्पियर लूप, इसको बोलेंगे एम्पियर लूप। अब यदि ये जो एम्पियर लूप है इसके अंदर यदि कोई करंट ही नहीं हो तो क्या होगा, यदि इसके अंदर कोई करंट ही नहीं है, या करंट का जो बीजगणितीय योग है एल्जेब्रिक सम वो यदि जीरो हो जाए, इफ
जो टोटल करंट है इनक्लोज्ड एम्पियर लूप के अंदर जो करंट है टोटल, उसका एल्जेब्रिक सम है बीजगणितीय योग, यदि वो जीरो हो जाए तो क्या होगा यहां से बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा जीरो, बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एम्पियर के परिपथ नियम में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बी, ये केवल करंट पर ही डिपेंड करता है और किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि हम ये जो एम्पियर लूप ले रहे हैं ना, इसकी हम आकृति कैसी भी ले सकते हैं हमारी मर्जी के अनुसार, तो उस बात पर ही डिपेंड नहीं करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं वो केवल इस करंट पर ही डिपेंड करेगा कि जो एम्पियर लूप ले रहे हैं उसके अंदर से जो करंट फ्लो कितना हो रहा है उसी पर डिपेंड करेगा। हम इसकी जो आकृति है वो कैसी भी ले सकते हैं, इसकी लंबाई है वो बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल करंट है उसी पर ही डिपेंड करेगा। अब देखें, अब इसमें अगली चीज है कि जो बी डॉट डी एल है ना, जैसे हम इसकी इधर वाली टर्म देखें बी डॉट डी एल, ये क्या है इसको ध्यान से देखो। बी डॉट डी एल क्या है, ये है कि इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल मतलब ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या है, ये है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। यानी कि हम जैसे जो चुंबक होता है उसके दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी एक चार्ज है उसको, उस पर हम क्या निकालते हैं वर्क डन, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हम क्या करते हैं, कोई एक चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, वहां पर हम उसको मूव करा रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा वर्क डन, वैसे निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे कोई भी चुंबक है उसके दो ध्रुव होते हैं, कोई चुंबक है उसके दो ध्रुव होंगे, जैसे मैंने एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो एक को प्लस एम बोल दिया, एक को माइनस एम, जैसे वहां पर चार्ज होते थे ना प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये वर्क डन है। कोई एक प्लस एम क्यू यानी जो नॉर्थ पोल है उत्तरी ध्रुव है, उसको यदि हम किसी पाथ के अंदर मूव कराएंगे, किसी एक पाथ के अंदर उसको मूव कराएं तो कार्य कितना करना पड़ेगा वर्क डन, वो है ये कैसे है वो देखो। तो एम है, अब यहां पर कार्य क्या होता है, वर्क डन हम कैसे लिखते हैं, वर्क डन होता है एफ डॉट डी एस यानी डी एल, ये हम वर्क डन लिखते हैं एफ डॉट डी एल। यहां पर ये तो फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं इसको लेकर चल रहा हूं नॉर्थ पोल को या उत्तरी ध्रुव को, यदि इसको किसी पथ पर, ये कोई पाथ है एक जिसकी लेंथ एल है, अगर इस पर मैं इसको मूव करवाऊं तो हम कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क कितना करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर ये जो मूव करवा रहा हूं ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहा हूं, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो कितना होता है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स हम क्या लिखते हैं एफ इक्वल टू क्यू ई, वैसे यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम लिखेंगे एम इंटू बी, एम इंटू बी। अब यहां पर जो एम है ना उसको मैं यूनिट लेकर चल रहा हूं एक, तो जो एफ एम है वो कितना आ गया बी, तो इस पर जो वर्क डन है इसको घुमाने वर्क डन कितना करना पड़ेगा, यहां से देखो वर्क डन करना पड़ेगा W इक्वल टू एफ एम कितना है बी डॉट डी एल, तो ये वर्क डन ही तो हुआ। मतलब किसी भी उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल है उसको हम किसी पथ के अंदर मूव करवा रहे हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा हमें वही तो है बी डॉट डी एल, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बोलते हैं। अब इसमें देखें आगे, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स।
अब इसके अंदर आगे क्या होता है कि हमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए होंगे, जैसे एक अनंत लंबाई का चालक तार दे दिया, उसके कारण उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया हमें। एक कोई परिनालिका दे दी सोलेनोइड, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पूछ लिया। कोई टोरॉइड दे दिया, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो पूछ लिया। ऐसे अलग अलग जो कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए होंगे में करंट कॉन्फ़िगरेशन, उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा हमें। तो उसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो एम्पियर लूप है ना ये कैसा लेना है। सबसे पहले एम्पियर लूप लेंगे तभी तो हम उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। यहाँ पर बी डॉट डी एल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एम्पियर जो लूप लिया है उसके अलोंग जो इंटीग्रेशन है वो तभी तो कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अलग अलग करंट कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, इनके अंदर जो एम्पियर लूप है ना वो कैसे कैसे लेना है, तो वो देखते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला है इसके अंदर, इसको भी मैं हटा देता हूं या चलो देख। सबसे पहला है हमारे पास कि कोई एक वायर दिया हुआ है हमें, सबसे पहला हम ले लें इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर सबसे पहले हम क्या ले सकते हैं, इनफाइनाइट वायर, यानी एक अनंत लंबाई का तार है हमारे पास, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे, तब हम एम्पियर लूप कैसा लेंगे, तो इनफाइनाइट वायर ले सकते हैं। अब इनफाइनाइट वायर है ना वो दो तरह का हो सकता है, एक तो क्या हो थिन, मतलब एकदम से बारीक पतला सा हो, और एक ही कुछ मोटाई हो। तो दो तरह का वायर हो सकता है, एक तो इसके अंदर होगा थिन वायर, दूसरा कौन सा होगा सॉलिड वायर। एक तो हो गया थिन वायर और दूसरा सॉलिड वायर। थिन वायर का मतलब एकदम से पतला वायर है जिसकी कोई भी मोटाई नहीं है, एक सॉलिड वायर है, सॉलिड वायर जिसकी कुछ मोटाई है। अब जो थिन वायर है ना उसके अंदर क्या है वो देखें, तो इसको मैं यही लिख देता हूं। दूसरा हो गया सॉलिड वायर, थिन वायर जैसे ये कोई वायर है हमारे पास एक जिसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट तक है, मतलब बहुत ज़्यादा है इसकी लेंथ, ठीक है। इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें बोला गया कि भाई ये जो वायर है इसके कारण इस किसी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो। तो एम्पियर का नियम लगाने के लिए हम जो परिपथीय जो एम्पियर लूप लेंगे वो ऐसा लेंगे सर्कुलर इसके चारों तरफ, ठीक है। एम्पियर लूप, ये क्या है एम्पियर लूप, ये कुछ इस तरह से लेंगे एम्पियर लूप, इसमें करंट ऊपर फ्लो हो रहा है। दूसरा इसमें देखें ये कोई वायर है जिसकी लेंथ है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। सॉलिड वायर है तो इसकी कुछ मोटाई होगी, ये इस वायर की एक्सिस है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है सॉलिड वायर के अंदर, इसमें करंट फ्लो होगा, और करंट है ना वो दो तरह से दिया हुआ हो सकता है हमें। एक तो क्या होगा इसके अंदर, एक तो इसके अंदर होगा सरफेस करंट डेंसिटी दी हुई होगी, इसको बोलते हैं सरफेस करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी। एक तो सरफेस करंट डेंसिटी दी हुई होगी, तो सरफेस करंट डेंसिटी में क्या होगा, सरफेस करंट डेंसिटी के अंदर मतलब इसके दो भाग, सरफेस करंट डेंसिटी में इसकी जो सरफेस है उस पर फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट इसकी सरफेस पर फ्लो हो रहा है, सरफेस करंट डेंसिटी दी हुई है। एक तो ऐसे हो सकता है। दूसरा
दूसरा हो सकता है वॉल्यूम करंट डेंसिटी दी हुई हो, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी दी हुई हो यानी जे। इसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम करंट डेंसिटी के अंदर ये हो जाएगा, जैसे ये यहां पर ही देख लो, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, जैसे ये वायर है जिसकी लेंथ है वो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट लेंथ है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी दी हुई है तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो एम्पियर लूप है ना वो कैसे लेंगे, इसके अंदर तो इसकी जो रेडियस है वो आर है, इसके बाहर किसी पॉइंट पर यदि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो ये हो गया एम्पियर लूप, एम्पियर लूप हो गया। यहां पर यदि किसी बाहर के पॉइंट पी पर यदि मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो ये एम्पियर लूप, एम्पियर लूप, ठीक है। अब ये तो वॉल्यूम डेंसिटी है ना, वॉल्यूम करंट डेंसिटी दी हुई है, तो इसके अंदर यदि किसी पॉइंट पर पूछेगा तो वहां पर कुछ इस तरह से लेंगे हम, ये बाहर के किसी पॉइंट P के लिए है, ये अंदर के किसी पॉइंट Q के लिए, तो यहां पर ये क्या है, एम्पियर लूप, एम्पियर लूप, ठीक है। यहां पर केवल बाहर के पॉइंट के लिए होगा, क्यों, अंदर तो इसमें जो करंट है वो सरफेस पर ही है केवल, तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही जीरो हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, दूसरा हम ले लें सोलेनोइड, इनफाइनाइट सोलेनोइड, इनफाइनाइट सोलेनोइड, ठीक है। अनंत लंबाई की परिनालिका है, उसके कारण यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो वहां पर एम्पियर लूप कैसा लेंगे वो देखें। अब ये क्या होता है, कैसे निकालना है वो हम बाद में देखेंगे पूरा इसका अलग से, अभी हम यही देखेंगे कि एम्पियर लूप कैसा लेना है। तो जैसे ये कोई एक परिनालिका है मेरे पास, जिसकी जो लेंथ है, इस परिनालिका की जो लेंथ है वो इस परिनालिका की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। यदि इसकी लेंथ में L मानूं तो जो L है ना वो बहुत ज़्यादा है इस सोलेनोइड की रेडियस से। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये इस पर वायर लपेटे हुए हैं, ऐसे कुछ करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। अब क्या निकालना है, यहाँ पर जो एम्पियर लूप है वो इस तरह से लिया जाएगा, इसको कुछ बोल सकते हैं A B C और D, A B C D, ये है एम्पियर लूप। इस एम्पियर लूप के अलोंग चलकर हम एम्पियर नियम इसके अलोंग लगाने के बाद में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट होगा। तो ये हो गया इनफाइनाइट सोलेनोइड के अंदर। इससे अगला कौन सा है, इससे अगला देखिए हम टोरॉइड के अंदर क्या होता है, टोरॉइड, अगला कौन सा है, टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर क्या होता है, टोरॉइड में ये जो परिनालिका है इसके जो दोनों एंड हैं इनको आपस में ला करके हम कनेक्ट कर दे तो वही क्या बन जाता है, टोरॉइड बन जाता है। तो कुछ इस तरह से होगा टोरॉइड, ये हो गया टोरॉइड। जो सोलेनोइड थी उसके दोनों एंड थे उनको लाकर हमने जोड़ दिया आपस में, और इसके अंदर वायर लपेटा हुआ है तो उसके अंदर करंट फ्लो होगा, कुछ इस तरह से है वायर, ठीक है। अब इसकी रेडियस कुछ भी दी हुई हो सकती है। अब इसमें दो केस हो गए कि एक तो किसी बाहर के पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, एक इसके अंदर, तो एम्पियर लूप क्या लेंगे, जैसे ये कोई पॉइंट P है, इस पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहां पर एम्पियर लूप है वो इस तरह से लिया जाएगा, ये क्या हो गया, एम्पियर लूप, ठीक है। और जो आइडियल टोरॉइड और आइडियल जो सोलेनोइड होती है ना, उसके बाहर के सभी पॉइंट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड है उसको नेग्लिजिबल मानते हैं लगभग, यानी नगण्य है, वो जीरो ही मान लेते हैं उसको। यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो ये टोरॉइड हो गया। इसके बाद में और क्या हो सकता है हमारे पास, टोरॉइड के अलावा कोई शीट दी हुई हो हमें, शीट, और उस पर करंट फ्लो हो रहा है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो
शीट दो तरह की हो सकती है। कैसी? एक तो हो सकती है थिन शीट, दूसरी क्या हो सकती है? थिक शीट। थिन शीट और थिक शीट। तो इसके अंदर दो तरह की शीट हो सकती है, एक तो थिन शीट और एक थिक शीट। मतलब एक तो शीट जिसकी कुछ मोटाई हो और एक पतली शीट। तो उसमें उस केस में क्या होगा? जैसे थिन शीट ली मैंने, पतली शीट ली, कुछ इस तरह से है, ये शीट है, इसकी सरफेस पर करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये तो हो गई थिन शीट। अब इसको जब हम सामने से देखेंगे ना तो ये कैसा दिखाई देगी? हमें शीट या कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यानी इसको जब सामने से देखेंगे तो ये करंट है ना वो यहाँ से यहाँ आ रही है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया तो अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, तो मैं इसको ऐसे डॉट से दर्शा सकता हूँ जो करंट आ रहा है वो। अब जब करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी दी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर, जो एम्पियर लूप लेंगे वो इस तरह से लिया जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ मैं सामने से देख रहा हूँ तो ये जो थिन शीट है वो कुछ इस तरह से है, तो ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है। इस केस में क्या होगा? इस शीट की कुछ मोटाई है, जैसे मान लिया मैंने ये मोटाई है, शीट इस तरह से है मोटाई, इसके अंदर करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो डॉट से मैंने शो कर दिया इसको। अब इसके अंदर एम्पियर लूप कैसा लेंगे? तो ये जो मिड है इसका, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, यानी जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो इसमें जो हम लूप लेंगे वो कुछ इस तरह से लिया जाएगा, यानी उसका एक जो लूप है वो इस तरह से लेंगे, जैसे मैं नीचे दर्शा दूं इसको, जैसे ये तो हो गया इसका मिड, और जो एम्पियर लूप है ना वो इस तरह से लेंगे, ये है एम्पियर लूप, एम्पियर लूप। तो ये शीट के केस में हुआ। तो हमने यहां पर क्या क्या देख लिया कि एम्पियर का नियम क्या है, उसका मैथमेटिकल रूप देख लिया हमने। मैथमेटिकल रूप क्या देखा? बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट समेशन आई, ये हमने एम्पियर का नियम देखा। ये है ना, ये एम्पियर के नियम का जो समाकलन रूप है ना वो है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। उसके बाद में हमने देखा कि अलग अलग करंट कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हों तो वहां पर जो एम्पियर लूप है वो किस किस तरह से ले सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि कोई वायर है, एक थिन वायर है, उसके चारों ओर हम एम्पियर लूप कैसा लेंगे। सॉलिड वायर है उसके केस में कैसा लेंगे, सोलेनोइड दी हुई हो तो वहां पर कैसा लेंगे, टोरॉइड में क्या ले सकते हैं, और जो शीट है उसमें क्या ले सकते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।